दोस्तों इमेजिन करो कि आप एक वीरान आइलैंड पर अकेले फंसे हुए हो। चारों तरफ जहां भी आपकी नजरें जाती है सिर्फ बर्फ ही बर्फ मौजूद है। सफेद रंग के अलावा आपकी आंखें किसी दूसरे रंग को देखने के लिए तरस चुकी है। आपके साथी कई किलोमीटर्स दूर है और आप जिंदगी और मौत से जूझते हुए उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। पर फाइनली जब आप वहां पहुंचते हो तो देखते हो कि भाई वो लोग तो अभी कुछ मिनट्स पहले ही निकल गए हैं। अब ये महज इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि डॉगलस मॉसन नाम के एक महान एक्सप्लोरर के साथ हुआ रियल इंसिडेंट है, जिसे उन्होंने अपनी बुक द होम ऑफ द विजार्ड में लिखा है। दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है 2 दिसंबर साल 1911 से। ऑस्ट्रेलिया के हॉबर्ट से SY ऑरोरा नाम के शिप में सवार होकर एक खोजी दल अंटार्कटिका की ओर बढ़ता है। इसका कैप्टन था जॉन किंग डेविस। साथ ही डॉगलस मॉसन नाम के एक सीनियर एक्सप्लोरर भी इस शिप पर सवार थे, जिस जहाज का नाम ऑस्ट्रेलासियन अंटार्कटिक एक्सपीडिशन दिया गया था। अब मैं डॉगलस मॉसन को एक्सपीरियंस्ड इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो इससे पहले भी अंटार्कटिका पर जा चुके थे। साल 1907 में निमरोड एक्सपीडिशन नाम के एक खोजी दल अंटार्कटिका पर गया था, जिस दौरान मॉसन ने अंटार्कटिका पर पूरा समर सीजन बिताया था। साथ ही साथ इन्होंने अंटार्कटिका के हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो माउंट इरेबस को क्लाइम किया था और ट्रेकिंग करते हुए पृथ्वी के साउथ मैग्नेटिक पोल तक भी गए थे। खैर वापस लौटते हैं ऑस्ट्रेलेशियन अंटार्कटिक एक्सपीडिशन पर, जो 8 जनवरी 1912 को अंटार्कटिका के एक अनजान एरिया में पहुंचती है। इस एरिया में पहले कोई नहीं आया था और ये पूरी तरह से अनएक्सप्लोर्ड था। अब डॉगलस मॉसन इस नए खोजे गए एरिया का नाम केप डेनिसन रखते हैं, जो कि इस एक्सपीडिशन को फंडिंग करने वाले बिजनेसमैन ह्यूग डेनिसन के नाम पर रखा गया था। केप डेनिसन पर हवाओं की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की थी और कभी कभी तो ये 320 किलोमीटर तक भी पहुंच जाती थी। इन तेज हवाओं का सामना करते हुए ये लोग अपने लिए एक हट बनाते हैं जो पत्थरों से ढकी हुई थी। साथ ही साथ ये केप डेनिसन के कुछ किलोमीटर दूर क्वीन मैरी लैंड नाम के इलाके में एक और कैंप लगाते हैं। इस जगह को भी इसी एक्सपीडिशन में डिस्कवर किया गया था और इसका नाम उस समय ग्रेट ब्रिटेन के किंग जॉर्ज 5 की बीवी क्वीन मैरी के नाम पर रखा गया था। अब आपको बता दूं कि डॉगलस मॉसन चाहते थे कि उनकी इस एक्सपीडिशन के दौरान अंटार्कटिका पर पहली बार एरोप्लेन उड़ाया जाए, और ये सपना सच भी होने वाला था क्योंकि इस एक्सपीडिशन के साथ विकर्स REP टाइप मोनोप्लेन नाम का एक एरोप्लेन भी भेजा जा रहा था। पर लास्ट मोमेंट पर उसमें कुछ खराबी आ जाती है, जिस कारण ये प्लेन कैंसिल कर दिया जाता है। अंटार्कटिका में पहुंचने के बाद ये सारे लोग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और उस एरिया की खोज के लिए निकल जाते हैं। अब केप डेनिसन में लगाए गए मेन बेस कैंप से 5 ग्रुप्स और क्वीन मैरीलैंड के बेस कैंप से 2 ग्रुप्स एक्सप्लोरेशन के लिए रवाना होते हैं। पर ये सारे एक्सप्लोरेशन ग्रुप्स कुछ खासा दूरी तक नहीं जा पाते। अब बारी थी ऑस्ट्रेलेशियन अंटार्कटिक एक्सपीडिशन के फारदेस्ट एक्सप्लोरेशन ग्रुप को भेजने की, जिसे डॉगलस मॉसन ही लीड करने वाले थे। इनका टारगेट था केप डेनिसन से जितनी दूरी तक एक्सप्लोर किया जा सके उतनी दूरी तक जाना। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जिस दौरान ये एक्सपीडिशन केप डेनिसन के इलाकों को एक्सप्लोर कर रही थी ना, उसी समय रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट की लीडरशिप में टेरा नोवा एक्सपीडिशन नाम का एक खोजी दल अंटार्कटिका में साउथ पोल पर पहुंचने की कोशिश में लगे हुए थे। अब ये एरिया भी केप डेनिसन से ज्यादा दूर नहीं था, तो डॉगलस मॉसन चाहते थे कि अगर पॉसिबल हो पाया तो वो अपने ग्रुप को स्कॉट की एक्सपीडिशन साइट तक लेकर जाएंगे। डॉगलस मॉसन के इस ग्रुप को फार ईस्टर्न पार्टी कहा गया, जिसमें उनके साथ 2 और लोग थे। तो चलिए जल्दी से मैं आपको इन सभी का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमारा लीडर था डॉगलस मॉसन, जो 32 साल के थे और पहले भी अंटार्कटिका की एक्सपीडिशन पर आ चुके थे। दूसरे थे जेवियर मर्ज, जो कि 30 साल के थे और स्विट्जरलैंड के फेमस माउंटेनियर और स्की चैंपियन हुआ करते थे। और तीसरे थे लेफ्टिनेंट बेलग्रेव निनिस, जो कि 23 साल के ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे। निनिस को ऐसे किसी भी एक्सपीडिशन का एक्सपीरियंस तो नहीं था, पर एडवेंचर से उन्हें एड्रेनलिन रश मिलता था। पर अफसोस की बात है कि यही एड्रेनलिन उन पर भारी पड़ गया
जो आप आगे के स्टोरी में जानोगे। अब इन 3 लोगों के पास ना टोटल 12 डॉग्स थे जो उनकी 2 स्लेजेस को खींच रहे थे। सबसे आगे एक स्लेज पर मर्ज चलते थे जो कि स्की चैंपियन थे और रास्ते की परख करने में भी एक्सपर्ट थे। उसके पीछे दूसरी स्लेज पर मौसन थे और उसके पीछे निनिस बिना किसी स्लेज के जॉगिंग करते हुए चला करते थे। निनिस के साथ 6 कुत्ते थे, आधे से ज्यादा खाने का सामान था और वो टेंट जिसमें ये सभी सोने वाले थे वो सब कुछ था। अब निनिस ये सब कुछ मजे मजे में नहीं कर रहे थे, बल्कि एक्सपीडिशन ग्रुप में ये एक सेपरेट रोल होता है जिसे डॉग हैंडलर कहते हैं। अब क्योंकि निनिस सबसे जूनियर थे इसलिए उन्हें ही ये काम दिया गया था। नवंबर 1912 को डॉगलस मॉसन का ये एक्सपीडिशन केप डेनिसन में स्थित अपने मेन बेस कैंप से निकलता है और अगले 5 हफ्तों में ये बेस कैंप से 480 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाता है। 13 दिसंबर 1912 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। रास्ते में इन लोगों ने जो खाना खत्म कर दिया था उसके कारण वजन भी काफी कम हो चुका था और 1-2 डॉग्स को छोड़कर कोई भी बीमार नहीं पड़ा था। लेकिन अब वो समय आ चुका था जब इन तीनों को एक ग्लेशियर के ऊपर से गुजरना था जिसमें काफी बड़े बड़े क्रैक्स होने की संभावना थी। जेवियर मर्ज सबसे आगे चलते हुए अपनी टीम को क्रैक्स के बारे में सावधान करते जा रहे थे। साथ ही साथ मर्ज ये भी अंदाजा लगाने में माहिर थे कि उनके पैरों तले मौजूद बर्फ की चादर आखिर कितनी स्टेबल है। अब बात करें अगर निनिस की, तो वो अभी तक 3 बार क्रैक्स में गिरते गिरते बचे थे। हालांकि ऐसे एक्सपीडिशन के दौरान ना ये कोई नई बात नहीं थी और इसीलिए तीनों लोग इसे मजाक में ही ले रहे थे। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ये तीनों के तीनों किसी रैली गाड़ी की तरह एक के पीछे एक नहीं चल रहे थे, बल्कि इनमें कई मीटर्स का अंतर हुआ करता था, इतना कि एक दूसरे को देखना भी मुश्किल होता था। अब जेवियर मर्ज जो थे वो आगे चलते हुए गाना गुनगुनाते रहते थे जिससे कि मॉसन और निनिस को सिग्नल मिलता था कि आगे सब कुछ सही है। 14 दिसंबर 1912 की सुबह जब ये तीनों आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ दूर जाते ही उनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। मॉसन नोटिस करते हैं कि मर्ज ने गाना गुनगुनाना बंद कर दिया है। मॉसन को कुछ गड़बड़ लगता है और वो अपनी जगह पर रुक जाते हैं। इतने में मर्ज पीछे की ओर भागते हुए नजर आते हैं। दरअसल उन्हें यह अंदाजा हो गया था कि जिस जगह से वो और मॉसन अभी निकले हैं वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है और शायद निनिस इसको पार करते हुए गिर जाएगा। अब अफसोस की बात है कि मर्ज इस सिग्नल को निनिस तक पहुंचाने में लेट हो जाता है। निनिस एक क्रैक में गिर चुके थे जो कि कई 100 फीट गहरा था। मॉसन और मर्ज जब उस क्रैक में झांक कर देखते हैं तो करीब 165 फीट की गहराई में उन्हें 2 डॉग्स नजर आते हैं जिनमें से एक मर चुका था और एक बुरी तरह से इंजर्ड था, पर निनिस को उन्होंने उसके बाद कभी देखा ही नहीं। दोनों लोग निनिस की मौत में शॉक में थे, पर निनिस अकेले मौत के मुंह में नहीं गए थे। उनके साथ ग्रुप के 6 स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग्स, खाने का ज्यादातर सामान, सारा डॉग फूड और उनका मेन टेंट सब कुछ इस क्रैक के अंदर जा चुका था। मॉसन और मर्ज करीब 5 घंटों तक निनिस को आवाज लगाते हैं इस उम्मीद में कि शायद वो जिंदा होंगे और कुछ रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद ये दोनों मेन बेस कैंप वापस लौटने का फैसला लेते हैं। अपने मेन बेस कैंप से करीब 500 किलोमीटर दूर मॉसन और मर्ज के पास अब सिर्फ 10 दिन के लिए खाना बचा हुआ था, पर वापसी का ये सफर कम से कम 1 महीने का होने वाला था। लेकिन अगर जिंदा घर लौटना था तो वापसी के इस सफर को शुरू करने के अलावा कोई दूसरा चारा था ही नहीं। अब अपनी रिटर्न जर्नी में मॉसन और मर्ज के 2 डॉग्स बेहद ही कमजोर पड़ जाते हैं और क्योंकि उनके पास डॉग फूड भी नहीं था तो ये दोनों डॉग्स को मार देते हैं और उनके वाइटल ऑर्गन्स को खा जाते हैं। इसमें उन डॉग्स के लिवर भी इंक्लूडेड था जिसे दोनों ने बड़ा हेल्दी समझकर खा लिया था। लेकिन इस एक गलती के कारण उन्हें क्या झेलना पड़ा ये आपको आगे की कहानी में पता चलेगा और आपकी रूह कांप जाएगी। पर उस ट्रेजेडी के होने से पहले मॉसन को एक और प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है जो थी स्नो ब्लाइंडनेस की। देखो, अंटार्कटिका जैसे रीजन में ना जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, सूरज की यूवी रेज इस स्नो से रिफ्लेक्ट होकर ट्रैवल करती रहती है और क्योंकि आप वहां 24 घंटे यही सफेद स्नो देख रहे होते हो तो कई दिनों के बाद ना इससे आपकी आंखों में जबरदस्त पेन होने लगता है। इसे ही स्नो ब्लाइंडनेस कहा जाता है जिसके शिकार डॉगलस मॉसन हो चुके थे। हालांकि जेवियर मर्ज के पास इसका इलाज पहले से ही था। मर्ज मॉसन की आंखों में जिंक सल्फेट और का सॉल्यूशन डाल देते हैं और कुछ टाइम बाद
उनका पेन ठीक होने लगता है। पर अभी तो इससे भी बड़ी वाली प्रॉब्लम दोनों का इंतजार कर रही थी। मर्ज और मॉसन के डॉग्स एक एक करके मरते जा रहे थे और 28 दिसंबर के दिन उनका आखिरी डॉग, जिसका नाम जिंजर था, वो भी मर जाता है। और अब आगे की जर्नी इन दोनों को बिना डॉग्स के सहारे के ही पूरी करनी थी। 30 दिसंबर 1912 को मॉसन अपनी डायरी में लिखते हैं कि जेवियर का रंग पीला पड़ने लगता है और उसकी तबीयत खराब हो रही है। अगले दिन तक दोनों के पैरों के स्किन ने खींचना शुरू कर दिया था। दोनों को जबरदस्त स्टोमक पेन हो रहा था और वो डायरिया के शिकार हो चुके थे। और ये सब कुछ उन डॉग्स के लिवर्स को खाने के कारण हो रहा था। दरअसल डॉग्स के लिवर्स में विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो ह्यूमंस के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जरूर होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में इसे कंज्यूम करने से हमारे लिए ये टॉक्सिक साबित होता है, जो अनफॉर्चुनेटली उन दोनों को पता ही नहीं था। ना जाने क्यों पर मर्ज के ऊपर बीमारी कुछ ज्यादा ही हावी हो रही थी और अब वो आगे बढ़ने की इच्छा को छोड़ते जा रहे थे। मॉसन अपनी डायरी में लिखते हैं कि मर्ज को दिन बर दिन सिर्फ अपने स्लीपिंग बैग में रहने का मन होता है। करीब एक हफ्ते तक बीमारी का सामना करने के बाद फाइनली 7 जनवरी 1913 को जेवियर मर्ज आगे बढ़ने की इच्छा को पूरी तरह छोड़ देते हैं। दोपहर तक मर्ज इतना कमजोर हो चुके थे कि वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहे थे। रात के करीब 8 बजे मर्ज उठते हैं और गुस्से से टेंट के पोल को तोड़ने लगते हैं। बेसिकली वो बीमारी के कारण बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और इसी वजह से ऐसा कर रहे थे। मॉसन उन्हें शांत कराते हैं और दोबारा उन्हें उनके स्लीपिंग बैग में सुला देते हैं। 8 जनवरी की रात 2 बजे जेवियर मर्ज इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। मर्ज के दोनों पैरों और यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट्स तक की स्किन खिंच चुकी थी। कुछ ऐसा ही हाल मॉसन का था, फर्क बस इतना था कि मॉसन की सांसें अभी भी चल रही थी। मर्ज की मौत के बाद मॉसन भी आगे बढ़ने की उम्मीद छोड़ने लगते हैं, पर उनकी जेब में ना उनकी मंगेतर फ्रांसिस्का की एक फोटो थी जो उन्हें मोटिवेट करती थी कि वो जिंदा घर वापस लौटेंगे। साथ ही साथ अब उनके ऊपर मर्ज और निनिस की फैमिली तक उन दोनों की मौत की खबर पहुंचाने का भी जिम्मा था। मॉसन मर्ज की लाश को बर्फ में दफना देते हैं और अपनी जर्नी पर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अब उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मॉसन अभी भी अपनी मंजिल से 160 किलोमीटर की दूरी पर थे और उनके पास मेन बेस कैंप तक पहुंचने के लिए 15 जनवरी तक का समय था, क्योंकि उसके बाद उनकी शिप SY अरोरा ऑस्ट्रेलिया लौट जाने वाली थी। SY अरोरा एक दिन भी वहां एक्स्ट्रा नहीं रुक सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उन्हें अगले 8 महीने अंटार्कटिका की विंटर में गुजारने पड़ते और उसके लिए उनके पास पर्याप्त रिसोर्सेज थे ही नहीं। मेन बेस कैंप तक लौटते समय एक बार तो मॉसन भी आइस क्रैक में गिरते गिरते बचे थे। इनफैक्ट वो वहां गिर ही गए थे। वो तो उनकी स्लेज बाहर गई आइस में फंस गई और वो क्रैक की ओपनिंग पर एक रस्सी के सहारे लटक गए थे। मॉसन के शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वो ऊपर चढ़ सके, पर नीचे सुर्ख अंधेरा था और उन्हें अपनी मौत करीब नजर आ रही थी। जैसे तैसे वो हिम्मत जुटाते हैं और रस्सी के सहारे क्लाइंब करते हुए क्रैक से बाहर आ जाते हैं। अब जरा सोच कर देखो डगलस मॉसन उस समय कितने एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे। मर्ज के जाने के बाद वो अकेले पड़ चुके थे, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा था। मेन बेस कैंप से अभी वो काफी दूरी पर थे। उनके पैरों में आगे बढ़ने की ताकत नहीं थी और स्किन बाहर खींच रही थी। पर इस एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंचने के बाद भी वो आगे बढ़ना जारी रखते हैं और डगलस मॉसन 1 फरवरी 1913 तक अलादीन्स केव पहुंचने में कामयाब होते हैं। ये जगह मेन बेस कैंप से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर थी। यहाँ उनके साथियों ने एक टेम्पोररी शेल्टर बनाया था, जिससे कि अगर मॉसन और उनके 2 साथियों को लौटते समय जरूरत पड़े तो यहाँ रुक सके। यहाँ उनके लिए कुछ खाना और दूसरे रिसोर्सेज भी रखे गए थे, पर किस्मत ने यहाँ भी मॉसन के साथ धोखा कर दिया। अलादीन केव में पहुंचने के बाद लगातार 5 दिनों तक बाहर भारी स्नोफॉल होती है और मॉसन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाते। अब किसी तरह गिरते पड़ते 8 फरवरी 1913 को अपने मेन बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें सबसे पहले जो नजारा दिखता है ना, वो था दूर आसमान में काला धुआं, जो कि SY अरोरा का था और इस बात का सबूत था कि उनकी शिप उन्हें छोड़कर वापस ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल चुकी है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया,
SY अरोरा अंटार्कटिका में ज्यादा समय तक नहीं रुक सकती थी, क्योंकि अगर वो ज्यादा समय तक रुकते तो वो पूरी विंटर वहीं पर फंसे रह जाते और सारे क्रू मेंबर्स की जान खतरे में आ जाती। इनफैक्ट खराब मौसम की वजह से और मौसन के इंतजार के लिए शिप को कुछ दिनों तक डिले भी किया गया था और ये शिप मौसन के मेन बेस कैंप तक पहुंचने से कुछ घंटों पहले ही निकली थी। जरा सोच कर देखो, इतनी मुश्किलों के बाद मेन बेस कैंप आकर जब डॉगलस मॉसन को ये नजारा देखने को मिला होगा तो उनका हौसला कितनी बुरी तरह से टूटा होगा। हालांकि देखो, मॉसन को अकेला नहीं छोड़ा गया था। बेस कैंप में अभी भी 6 लोग थे जिन्हें मॉसन का वेट करने के लिए वहां रोका गया था। मॉसन के आते ही वायरलेस कम्युनिकेशन के जरिए अरोरा शिप को रोकने की एक और कोशिश की जाती है, लेकिन खराब मौसम के कारण अरोरा से कांटेक्ट स्थापित नहीं किया जा सका और अब अगले करीब 1 साल तक ये सभी लोग यहीं पर फंस चुके थे। हालांकि शुक्र की बात यह थी कि मेन बेस कैंप में इन लोगों के पास पूरा 1 साल बिताने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेस छोड़े गए थे। मॉसन और उनके साथियों ने अंटार्कटिक में एक और विंटर बिताई और आखिरकार दिसंबर 1913 में एक जहाज ऑस्ट्रेलिया से उन्हें वापस लेने के लिए आई। अब दोस्तों, ये 1 साल का समय जो डॉगलस मॉसन और उनके बचे हुए साथियों ने अंटार्कटिका में बिताया था, उसने इस व्हाइट कॉन्टिनेंट को गहराई से जानने में वैज्ञानिकों की जो मदद की ना, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने साल भर अंटार्कटिका के बदलते टेम्परेचर और विंड स्पीड्स को ट्रैक किया, अंटार्कटिका के कई कोस्टल एरियाज को एक्सप्लोर किया, इस कॉन्टिनेंट की बायोलॉजी, जियोलॉजी और मीटियोरोलॉजी को गहराई से जाना। साथ ही साथ वो पृथ्वी के साउथ मैग्नेटिक पोल के सफर पर भी गए, जिससे वो इसकी लोकेशन को और भी एग्जैक्टली बता पाए। यानी कि हमें इनके जरिए ही पृथ्वी का एक्यूरेट साउथ पोल मिला, जो कि अंटार्कटिका के सेंटर में था। मॉसन ने सफर में अपने दोस्तों को खोया। एक समय तो ऐसा आ चुका था कि उन्होंने जिंदगी की उम्मीद भी छोड़ दी थी, पर साइंटिफिक रिसर्च के साथ अपने रिश्ते को उन्होंने हर पल बनाए रखा और यही उनका नाम अंटार्कटिका की रिसर्च डायरीज में स्वर्ण अक्षरों से लिखता है। जिस जगह पर निनीज की मौत हुई थी उसे निनीज ग्लेशियर नाम दिया गया और जहां मर्ज ने अंतिम सांसें ली थी उसे आज हम मर्ज ग्लेशियर कहते हैं। और अगर बात करें डॉगलस मॉसन की, तो इस महान एक्सप्लोरर की इमेज आज भी ऑस्ट्रेलिया के $100 नोट पर प्रिंटेड है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में एक विशाल साइकिलिंग ट्रेल बना हुआ है जिसे मॉसन ट्रेल नाम दिया गया है। यही नहीं, क्वाइपर बेल्ट में मौजूद माइनर प्लैनेट 4456 का नाम भी इनके ऑनर में मॉसन रखा गया है। दोस्तों, डॉगलस मॉसन की ये इंस्पायरिंग स्टोरी आपको कैसे लगी और कैसा लगा आपको अंटार्कटिका के साउथ पोल की ये खोज, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक किए बिना मत जाना। और दोस्तों, अगर आप अंतरिक्ष टीवी के फॉलोअर हो ना, तो आपको ये तो जरूर पता होगा कि पृथ्वी पर कई बार आइस एज आ चुके हैं। आइस एज एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ में ढक जाती है और ऐसा ही एक आइस एज आज से कुछ मिलियन साल पहले आया था जिसने अर्थ को पूरी तरीके से हर एक जगह में ढक लिया था और उस टाइम पीरियड को ना द स्नोबॉल अर्थ कहा जाता है। अब आखिर ये स्नोबॉल अर्थ फिनोमेना हुआ क्यों था? आखिर पृथ्वी में ऐसा क्या हुआ था कि ये पूरी तरीके से बर्फ में ढक गई थी? और चलो ऐसा हुआ भी, तो मिलियन सालों के बाद हमें ये कैसे पता चला कि उस समय पर पृथ्वी पूरी तरीके से बर्फ में ढक चुकी थी? क्योंकि वो बर्फ तो सारी की सारी पिघल गई और हमारे पास तो इसका कोई भी सबूत नहीं बच सकता। लेकिन आखिर हमने ये कैसे पता लगाया? वेल, ये स्टोरी ना डॉगलस मॉसन से ही कनेक्टेड है। इन्हीं डॉगलस मॉसन के कारण हमें इसका जवाब मिला था, जिसके बारे में अगर आप कहोगे तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन उसके लिए मुझे इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और ज्यादा कमेंट्स चाहिए, तभी मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस। तो मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि क्या मुझे उस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको ये वाला वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगा, जिसमें हमने बात किया है अंटार्कटिका के पास के एक ऐसे रीजन के बारे में जहां से शिप्स को क्रॉस करना बहुत भारी पड़ता है। इस पैसेज को ड्रेक पैसेज कहा जाता है, लेकिन ये इतना खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। काफी सारी कहानियों में इसे कई मिस्टीरियस नामों से बुलाया गया था, लेकिन इसका असली साइंटिफिक स्टोरी क्या है आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हो। यहाँ पर टैप करो और जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।